हेलो बच्चों। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बायो सेवर्ट का नियम। ये क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है गतिमान आवेश और चुंबकत्व का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। मैं हूं श्रीधर आचार्य। तो यहां पर देखिए, ये बात है सन 1820 की। ठीक है, सन 1820 में एक साइंटिस्ट हुआ करते थे और उन साइंटिस्ट का नाम था ऑस्टेड। तो ऑस्टेड ने सबसे पहले पता लगाया था कि बच्चों, यदि किसी चालक तार में, जैसे ये कोई एक चालक तार है एक्स वाई, ठीक है, और इस तार में अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित कर दें आई, तो इस धारावाही चालक तार के चारों ओर अपने आप एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या ये बात आप सभी को पता थी? तो ये क्या है? ये जो सर्किल दिख रहे हैं, ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र। और ये क्या है? विद्युत धारा। तो 12th बोर्ड एग्जाम में कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन के आता है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? तो आप याद रखना, सन 1820 में ऑस्टेड नामक एक वैज्ञानिक ने पता लगाया था कि जब कभी किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस धारावाही चालक तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और इस घटना को ही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव बोलते हैं। लेकिन बच्चों, यहां पर ये जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है, इसको अपन बी से प्रदर्शित करते हैं। इस चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण कितना होगा? परिमाण, या बोले तो क्या, वैल्यू। कितनी वैल्यू का चुंबकीय क्षेत्र बना है ना? जैसे कहीं पर भूकंप आता है तो अपन को पता रहता है ना कि उसकी इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता कितनी है। तो ऐसे ही यहां पर तुमने जो धारा प्रवाहित करी है और धारा के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र बना है, उसका परिमाण कितना होगा? तो ये जो वैज्ञानिक ऑस्टेड थे, इस बात को वो पता नहीं लगा पाए। तो इसके लिए दो नए साइंटिस्ट आए। उन दोनों साइंटिस्ट का नाम था, एक का नाम था बायो और एक का नाम था सेवर्ट। दोनों परम मित्र थे। उन दोनों ने मिलके चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया और इस नियम को ही हम बायो सेवर्ट के नियम से जानते हैं। ठीक है, अब सुनो यहां पर। तो यहां पर हम क्या करें, एक धारावाही चालक तार लेते हैं और इस धारावाही चालक तार को नाम दे देते हैं क्या? एक्स वाई। और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं अपन आई। ये आई विद्युत धारा अपन ने प्रवाहित कर दी। अब पूरे चालक तार की लंबाई जैसे है एल, यहां से यहां तक लंबाई कितनी है? एल। तो इसका एक छोटा सा हिस्सा क्या होगा? डीएल होगा। ठीक है, पूरे चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान नहीं बताया था उनने क्या किया था? पूरे तार का एक छोटा सा अवयव लिया था। जैसे पूरा क्या है? एल, तो एक छोटा सा अवयव, मतलब एक छोटा सा जो टुकड़ा है, उसकी लंबाई उनने रखी कितनी? डीएल। क्लियर है? और धारावाही चालक तार से, मतलब इस अल्पांश से आर दूरी पर गए और यहां पर जाके एक बिंदु ले लिया P, और इसी बिंदु P पर उनने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना का एक सूत्र दिया था और उसी सूत्र को अपन बायो सेवर्ट के नाम से जानते हैं। अब यहां पर देखो, ये धारावाही अवयव, यहां से धारा जा रही, धारावाही अवयव, और जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करी है, यहां पे जो कोण बन रहा है बच्चों, वो है थीटा। ठीक है, तो अब इस चित्र की थ्योरी क्या लिखोगे? माना एक्स वाई एक धारावाही चालक तार है जिसमें आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तब धारावाही चालक तार के एक अल्पांश से आर दूरी पर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान निम्न कारकों पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले लिखना नंबर 1, चुंबकीय क्षेत्र का मान, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है,
चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक ही बात होती है, इसी को हम तीव्रता भी बोल सकते हैं, तीव्रता। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक तार में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या मतलब निकला इसका मतलब निकला, सबसे पहले क्या, चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र को हम बोलेंगे dB। वैसे तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को B से दर्शाते हैं, लेकिन यहां पर हम एक छोटा सा अल्पखंड, एक छोटा सा अल्पांश लेके चल रहे हैं, तो इसको लगा दिया D, तो dB। और किसके अनुक्रमानुपाती है, प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती है, माने कितना लिखेंगे I। चालक तार में जितनी ज्यादा धारा प्रवाहित करोगे उतनी ज्यादा इंटेंसिटी का चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, समझे। अगर तुम I का मान बढ़ाओगे तो dB का मान बढ़ेगा, ये कहना चाह रहे वो। ये पहली बात हो गई, क्लियर है क्या? ओके। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट, अल्पांश की लंबाई, अल्पांश की लंबाई dl, ठीक है, अल्पांश की लंबाई कितनी ली है, dl। अल्पांश की लंबाई dl के अनुक्रमानुपाती होता है। कौन होता है? होता है चुंबकीय क्षेत्र। मतलब इसको क्या लिखोगे, dB अनुक्रमानुपाती dl। जितना ज्यादा अल्पांश होगा, अल्पांश की लंबाई जितनी ज्यादा होगी, उसका चुंबकीय क्षेत्र उतना ज्यादा होगा। भाई अनुक्रमानुपाती का तो यही मतलब हुआ कि dl बढ़ाओगे तो dB बढ़ेगा, सही है कि नहीं? तीसरी बात देखो, अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा, बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण के अनुक्रमानुपाती होता है। कौन होता है बेटा? चुंबकीय क्षेत्र। तो इसको क्या लिखोगे, dB अनुक्रमानुपाती साइन थीटा। क्या बोला मैंने? बिंदु P को मिलाने वाली रेखा, किससे मिलाना है? अल्पांश से। अल्पांश यानी धारावाही अवयव और बिंदु P के बीच में जो कोण बनेगा, उस कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। कौन होता है? चुंबकीय क्षेत्र होता है। मतलब इसको अपन लिख सकते हैं क्या, dB अनुक्रमानुपाती साइन थीटा। चौथी बात देखो, अल्पांश तो इसको धारावाही अवयव भी बोल सकते हैं, धारावाही अवयव। और बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन होता है बेटा? चुंबकीय क्षेत्र। तो देखो, अल्पांश से बिंदु P के बीच की दूरी के
वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब इस बात को हम लिखेंगे क्या, dB व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। अब बच्चों इन चारों संबंधों को अपन को मिलाकर लिखना है। चारों को मिलाकर लिखोगे तो यहां पर देखो, हम थोड़ी सी जगह बना लें, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इतना नोट कर लीजिए, फिर यहां पर हम थोड़ी सी जगह बना लें, तब ये हो जाएगा। देखो चारों को मिलाकर लिखने पर यहां पर लिख देना, चारों को मिलाकर लिखने पर सबसे पहले देखो क्या है, dB अनुक्रमानुपाती। सबसे पहले क्या आ रहा, I, यहां से और थोड़ी जगह बना लें, dB अनुक्रमानुपाती सबसे पहले है I, तो ये I। इसके बाद देखो dB अनुक्रमानुपाती dl, तो यहां पे आ जाएगा dl। फिर dB अनुक्रमानुपाती साइन थीटा, फिर बटे हो जाएगा r²। ठीक है, ये फॉर्मूला यहां तक आप नोट करिए अभी। अब आगे देखो बच्चों, जब भी हम अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह हटाते तो क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखो dB इज इक्वल टू, यहां पे आ गया एक कांस्टेंट के, फिर कितना है I, फिर dl, फिर साइन थीटा, और अपॉन हो जाएगा कितना, r² हो जाएगा। यहां पर लिखोगे जहां के एक नियतांक है, एसआई पद्धति में के का मान कितना होता है, μ0/4π। याद रखो, जैसे फर्स्ट चैप्टर में के की वैल्यू चलती थी कि 1/4π एप्सिलॉन नॉट, तो यहां पर चलता है कितना, μ0/4π। और इसकी यूनिट यहां से बना लो, किसकी निकालना है अपन को, के की निकालना है, ये के। तो के बराबर करोगे तो आर इधर आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा dB इंटू r², बटे हो जाएगा कितना I, फिर कितना हो जाएगा dl। तो के बराबर, इसकी वैल्यू होती है कितनी, 10⁻⁻7। dB मतलब है चुंबकीय क्षेत्र, तो इसका मात्रक होता है टेस्ला। r मतलब दूरी, सो दूरी का मात्रक होता है मीटर², क्योंकि यहां पे स्क्वायर है। विद्युत धारा मात्रक एम्पियर, लंबाई का मात्रक मीटर। 1 मीटर कैंसिल हुआ, तो यहां पर k का जो मान बनेगा वो k इक्वल बनेगा कितना, 10⁻⁻7, फिर आ जाएगा टेस्ला, और टेस्ला इंटू मीटर पर कितना हो जाएगा, एम्पियर बटे एम्पियर। ये किसका मान हुआ, नियतांक का मान हुआ। तो इसको अपन रख दें k की जगह पे, तब ये बन जाएगा, देखो dB इक्वल k है, तो k का मान कितना हो गया, μ0/4π, फिर कितना हो जाएगा IDL साइन थीटा, बटे हो जाएगा r²। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है बच्चा, टेस्ला होता है, याद रखना, SI क्या हो जाएगा, टेस्ला। तो यहाँ पे आ जाएगा टेस्ला। और आगे चाहो तो आप क्या लिख सकते हो, dB इक्वल, इसका मान रख दूं तो ये है 10⁻⁻7, फिर हो जाएगा IDL साइन थीटा, बटे हो जाएगा r²। ठीक है, एक ये हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। और देखो बच्चों, CGS में, इन CGS सिस्टम, CGS पद्धति में k का मान, ये जो नियतांक आया था k, इसका मान होता है 1, तब ये हो जाएगा dB बराबर 1, तो इसका मान कितना रख दें, 1, फिर कितना हो जाएगा IDL साइन थीटा, बटे हो जाएगा कितना, r², और इसका मात्रक हो जाएगा गॉस, किसका, चुंबकीय क्षेत्र का। और इसको देंगे क्या, समीकरण नंबर 3। तो बच्चों समीकरण नंबर 1, 2 और 3 बायो सेवर्ट के विभिन्न रूप हैं। अच्छा, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तो एक सदिश राशि है, और सदिश राशि की अपने पास क्या होती है, दिशा होती है।
तो सदिश राशि की दिशा ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, दाएं हाथ के नियम का उपयोग करना है। देखो ये है अपना दायां हाथ, ये क्या है, अंगूठा। तो अंगूठे को रखना है धारा की दिशा में, जिस दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है उसमें रखना है अंगूठा। और ऐसा करने के लिए आपको उंगलियां जहां मोड़ना पड़े, उंगलियां जिस बिंदु पर जाए वो होगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो यहां पर ये देखो धारा की दिशा, और उंगली कैसे जा रही है बोर्ड पे अंदर की ओर। और इसको प्रदर्शित करने के लिए अपन लगाते हैं क्रॉस। ठीक है, आप देखना एनसीईआरटी, तो यहां पर आपको एक क्रॉस लगा हुआ मिलेगा। मतलब इसका यह है कि इस तार में धारा प्रवाहित करने की वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र बना है वो बोर्ड में अंदर की ओर जा रहा है। सो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में।